नमस्कार साथियों, आज के क्लास में आपका स्वागत है। पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षण शास्त्र की आज की हमारी ये जो क्लास है, यूनिट 3 पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यूनिट 3 में हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके सीजीटेट और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में दोनों में बहुत ही बेहतरीन क्लास है जो कि पूछा जाता है। तो बिल्कुल कोई देर न करते हुए हम सीधे वीडियो पर आते हैं। देखिए, पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं। किसी भी बच्चे की हम बात करें, आखिर पर्यावरण को पढ़ाने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, हमें क्यों पर्यावरण विषय को पढ़ाया जाना जरूरी है। एक बच्चे को क्यों, एक बच्चे के लिए पर्यावरण का ज्ञान आवश्यक है। तो प्राथमिक स्कूलों में पर्यावरण अध्ययन कार्यक्रम के 4 प्रमुख घटकों को शामिल किया गया है। जब हम बात करते हैं साथियों प्राथमिक शालाओं की, जब हम बात करते हैं प्राइमरी स्कूल की, तो प्राइमरी स्कूल में 4 महत्वपूर्ण जो घटक है उसको शामिल किया गया है। और इनमें से ये जो 4 घटक है वो है, पहला नैतिक मूल्य, दूसरा अवधारणा, तीसरा जानकारी और चौथा है आपका कौशल। अर्थात नैतिक मूल्य, अवधारणा, जानकारी और कौशल, इन 4 घटकों को शामिल किया गया है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में। अब ये चारों घटकों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है, क्यों इन 4 घटकों को शामिल किया गया है। तो उपयुक्त 4 अपेक्षाएं पर्यावरण के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इन्हीं 4 बिंदुओं का सरोकार पर्यावरण में बालकों की रचना होता है। देखो, अब ये जो 4 घटक जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, यह पर्यावरण में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि बच्चों को इन्हीं पर्यावरण के अंदर इन्हीं 4 बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है। देखो, पर्यावरण के अध्ययन के उनके नैतिक मूल्य क्या होना चाहिए, हमको पर्यावरण का अध्ययन क्यों करना है, अध्ययन करके हम क्या करेंगे, उनकी अवधारणाएं क्या होगी, उनकी जानकारी और उनसे क्या कौशल हम सीखेंगे। इन 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम इस पर्यावरण अध्ययन में चर्चा करते हैं। साथियों, पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा 2 महत्वपूर्ण शब्द है और ये दोनों शब्दों में, दोनों के अंतर में काफी ज्यादा भिन्नता देखने को मिलती है। लोग अभी भी, जितने भी हमारे ईवीएस के पढ़ने वाले साथी हैं, वो अभी तक यदि मैं पूछूं कि कोई बता सकता है पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा में क्या अंतर है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको इन्हीं टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कराने जा रहा हूं। तो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है और पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले देखिए, पर्यावरण शिक्षा तो बच्चों को परिस्थितिकी व उनके असंतुलन को समझाना, इसके दुष्प्रभावों से उन्हें अवगत कराना पर्यावरण शिक्षा है। देखो, बच्चों को परिस्थितिकी व उनके असंतुलन, अर्थात पर्यावरण कैसे असंतुलित होता है, पर्यावरण कैसे, उसका जो प्रभाव है व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है, पर्यावरण जब प्रदूषित हो जाता है, पर्यावरण जब असंतुलित हो जाता है, तो उसका प्रभाव किस प्रकार से मानव जीवन पर पड़ता है, उसी के बारे में अवगत कराना ही पर्यावरण शिक्षा कहलाता है। ठीक है। और पर्यावरण अध्ययन क्या है भाई, तो बच्चों में उनके प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश की एक समग्र समझ विकसित करना। देखो, पर्यावरण अध्ययन मतलब पर्यावरण की समग्र समझ, अर्थात समग्र मतलब पर्यावरण की उनकी क्षमता, उनके कौशल, उनके मूल्य, सभी को जब समग्र रूप में हम समझते हैं तो उसे पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। ठीक है। अर्थात देखो, पर्यावरण शिक्षा में उनके असंतुलन, उसके दुष्प्रभावों के बारे में जब समझते हैं तो वह पर्यावरण शिक्षा कहलाता है।
और जब पर्यावरण के समस्त घटकों को हम एक साथ समग्र रूप में समझते हैं तो उसे पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। क्लियर है पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा क्या होता है? ठीक है, चलिए उसके बाद में आता है अवधारणाओं का बनना। अब अवधारणा बनती कैसे है? तो देखो भाई, किसी भी वस्तु के संदर्भ में अवधारणा कैसे बनती है? तो शिक्षा का व्यापक उद्देश्य समझ और कौशलों का विकास करना है, हम सभी जान रहे हैं। पर्यावरण शिक्षा से तात्पर्य पर्यावरण के प्रति एक समझ विकसित करना, उनके कौशलों का विकास करना है। हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रिय आँख, जीभ, कान, त्वचा और नाक के माध्यम से इस जगत को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी जान रहे हैं साथियों, व्यक्ति में 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रिय होती है और एक कर्मेंद्रिय होती है। 5 ज्ञानेंद्रिय में आँख, जीभ, कान, त्वचा, नाक, और व्यक्ति इसी के माध्यम से इस पूरे विश्व को देखने की कोशिश करता है, विश्व को देखता है, समझता है, जानता है। ठीक हो, या तो हम अपनी आंखों से देखकर जानते हैं, या हम किसी चीज को स्वाद के माध्यम से हम जान पाते हैं, समझ पाते हैं, या किसी चीज को हम सुनकर जान पाते हैं। मान लीजिए हमने मुंबई को नहीं देखा लेकिन हम जानते हैं मुंबई के बारे में। क्यों? हमने मुंबई के बारे में सुना है। ठीक है, त्वचा, कुछ चीजें जिनको हम अनुभव कर पाते हैं त्वचा के माध्यम से, कुछ चीजें जिसको नाक के माध्यम से हम सूंघ पाते हैं। अर्थात इन्हीं 5 इंद्रियों का उपयोग करके हम इस जगत के बारे में जानते हैं और समझते हैं। ठीक है, हमारे हर एक इंद्रिय संप्रेषण का एक खास बिंब हमारे मस्तिष्क में बनता है। देखिए, ये जो इंद्रिय संप्रेषण है उसका एक खास प्रतिबिंब व्यक्ति के दिमाग में बनता है और मनुष्य उसी बिंब को पहचानने के लिए एक नाम देता है जो कि एक अर्थ प्रदान करता है, और यही जो अर्थ क्या कहलाता है? अवधारणा का रूप बना लेता है। ठीक है, क्लियर है साथियों? अवधारणा का बनना अर्थात देखो, किसी भी वस्तु को पहचानना है, समझना है, तो वह इंद्रिय के माध्यम से होता है। ठीक है, जब इंद्रिय के माध्यम से वह चीजों को पहचानने की कोशिश करता है तो एक खास प्रकार का प्रतिबिंब उसके दिमाग में बनता है, और यही प्रतिबिंब जो है उसी को एक अर्थ प्रदान किया जाता है जो कि यह अवधारणा का रूप ले लेता है। ठीक है, उसके बाद में आता है साथियों आपका अमूर्तीकरण। क्या होता है अमूर्त? देखो, मैं बार बार इस बात को अवगत कराता हूं आपको। मूर्त मतलब होता है ठोस, और अमूर्त मतलब होता है कल्पनात्मक, कल्पना पर आधारित। ठीक है, मूर्त मतलब होता है ठोस और अमूर्त मतलब होता है कल्पना पर आधारित। तो देखो, अमूर्तीकरण क्या है? जिस वस्तु की अवधारणा हमारे मस्तिष्क में बनती है तथा जो ठोस रूप में न होकर सिर्फ कल्पना के रूप में होता है, अमूर्त कहलाता है। देखो, जो कुछ ऐसी अवधारणा जो हमारे दिमाग में बन रही है, हमारे मस्तिष्क में बन रही है, यह ठोस रूप में न होकर सिर्फ कल्पना के रूप में होता है। अर्थात अमूर्त, नाम से स्पष्ट है यहाँ पर, अमूर्त मतलब कल्पना। हम चीजों के बारे में दिमाग में कल्पना करते हैं, मस्तिष्क में कल्पना करते हैं, और वही कल्पना अमूर्तीकरण कहलाती है। ठीक है, छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जिनको आपको याद रखना है। उसके बाद में आता है साथियों, देखिए, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की अवधारणाएं। प्राथमिक कक्षा में सामाजिक विज्ञान की
क्या अवधारणाएं हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो प्राथमिक स्तर पर पूरा जो कार्य है अवलोकन तथा निजी अनुभव पर आधारित होना चाहिए। देखो, प्राथमिक कक्षा के जो बालक होते हैं ना, वो बहुत छोटे होते हैं, और ऐसे बालकों को हमें क्या करना है, उसको कार्य प्रथम इस प्राथमिक स्तर पर पूरा जो कार्य अवलोकन पर आधारित, अर्थात अवलोकन करे, बच्चा देखे जो भी कार्य किया जा रहा है। ठीक है, बच्चे की जो उम्र है इतना बड़ा नहीं होता कि वह खुद कर सके, वो क्या करता है भाई, वह अवलोकन करता है। तो पूरा कार्य अवलोकन पर है और वह अपने निजी जीवन में अनुभव करता है उस चीज को। ठीक है, और अनुभव करके क्या करता है, वह उस चीजों के बारे में सीखता है। बच्चे अपने परिवेश में क्या देखते हैं, क्या जानते हैं और क्या अनुभव करते हैं। देखो, परिवेश में बच्चे के सामने अनेकों परिस्थितियां आती है, और परिवेश अर्थात अपने परिवार, अपने वातावरण। ठीक है, तो उनके पास अनेकों ऐसे अवसर भी मिलते हैं, ऐसे परिवेश मिलते हैं, और उसी परिवेश में वे बहुत कुछ देखते हैं जो पर्यावरण से जुड़ा होता है, बहुत कुछ जानते भी हैं, समझते भी हैं, और वो अनुभव भी प्राप्त करते हैं। उनका यह जो निजी अनुभव है, जिसे कक्षा में स्थान देना चाहिए। अक्सर जब हम कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो बच्चे अपने जीवन में क्या अनुभव किया है, अपने परिवेश से क्या अनुभव किया है, उसी अनुभव को हम कक्षा में स्थान दें। हम पूछें कि बेटा तुमने क्या क्या देखा। एक बच्चा विद्यालय से घर जा रहा होता है, वह विद्यालय से घर जाते हुए बहुत कुछ देखता है जो पर्यावरण से जुड़ा होता है। तो उनके हर एक अनुभव को हम विद्यालय में स्थान दे सकते हैं। विद्यालय में हम उनके अनुभवों को साझा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, बच्चों को बल भी मिलेगा और बच्चों में पर्यावरण के प्रति जो अवधारणा है वो विकसित होंगी। जब बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की अवधारणा की, तो सामाजिक विज्ञान के संबंध की जब हम बात करते हैं, तो परिवार के बारे में देखते हैं, समाज के बारे में समझते हैं। और चूंकि सामाजिक विज्ञान की यहाँ पर बात हो रही है, तो बच्चे अपने परिवार से, अपने पड़ोस से बहुत कुछ सीखते हैं, देखते हैं। रीति रिवाजों से, पर्यावरण के जो बहुत कुछ ऐसे घटक हैं जिनके बारे में वो अनुभव कर पाते हैं। प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं के लिए कुछ विशेष घटक या विशेष उद्देश्य भी होते हैं। अनुभव, एक बच्चे को उसके जीवन के जो अनुभव है उस पर बात, हम एक बच्चे के अनुभव पर बात हमें करना चाहिए कक्षा में। बच्चों ने परिवेश से क्या सीखा है, परिवेश में उन्होंने क्या अनुभव किया, वहाँ जिस परिवार में रहता है वहाँ का माहौल, वहाँ के तौर तरीके, उनके समाज की रीति रिवाज क्या है। इस तरह से उनके निजी अनुभव भी हो सकते हैं जिसको कक्षा में स्थान मिलना चाहिए। भौगोलिक अवधारणाओं की भी समझ, भौगोलिक अवधारणाएं, वहाँ के वातावरण, जिस स्थान पर वो रहता है उसके बारे में, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है, उनकी भौगोलिक स्थिति, उनकी अवधारणाओं की भी समझ हम बच्चों में करा सकते हैं। खोजबीन का भी हम अवसर दे सकते हैं। बच्चों को हम बोल सकते हैं कि बेटा अपने मम्मी पापा, नाना नानी, जितने भी रिश्तेदार हैं उनके बारे में नाम लिख कर आओ, उनका क्या नाम है। इस तरह से खोजबीन के अवसर उनको हम दे सकते हैं। तरह तरह के ऐसे गतिविधि, ऐसे एक्टिविटी भी करवा सकते हैं जो कि सामाजिक विज्ञान से जुड़ा हुआ हो, उसके परिवेश से जुड़ा हुआ हो, पर्यावरण से जुड़ा हुआ हो, परिवेश से संबंध खोज पाए। देखो भाई, हमें जो भी चीजें बच्चों के साथ हमको करानी है, याद रखना है इस बात को कि बच्चों के परिवेश से मिलता जुलता हो। ठीक है, परिवेश से वो मिले, वो अपने दैनिक जीवन से उस स्थिति को
जोड़ सके। हम जो भी एग्जाम्पल पर्यावरण की कक्षा में बच्चों को पढ़ाने के दौरान यदि ले रहे हैं तो वो परिवेश से उसको जोड़ सके, संबंध को जब उसको जोड़ सके तो ही हम एक बेहतर जो पर्यावरण की शिक्षा बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं उद्देश्य के बाद अवधारणा। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य हमने देखा, सामाजिक विज्ञान शिक्षण पर्यावरण में। और अब देखते हैं अवधारणाएं, और ये अवधारणाएं क्या होती है। तो लोक जुम्बिश परिषद, लोक जुम्बिश एक परिषद है, एक संगठन जैसा होता है। तो लोक जुम्बिश परिषद के लिए प्राथमिक कक्षा के पर्यावरण अध्ययन कार्यक्रम में निम्न अवधारणाएं शामिल करना तय हुआ। देखिए, लोक जुम्बिश में कुछ अवधारणाएं तय की गई है जो कि पर्यावरण के संदर्भ में, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में ये अवधारणाएं हैं। देखो, नक्शा पढ़ना। भाई, आप प्राथमिक कक्षा के शिक्षक हो और आप देखना हर कक्षा में, कक्षा 3 से पर्यावरण चालू होती है, कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 में आपको एक दो ऐसे प्रश्न दिखेंगे जिसमें इस तरीके से खाली डब्बा बना होता है और उसमें लिखा रहता है कि अपने विद्यालय का नक्शा बनाओ या अपने घर का नक्शा बनाओ। इस तरह से दिया होता है साथियों। तो इससे क्या होता है, बच्चों को नक्शा पढ़ने की आदत विकसित होती है। नक्शा से क्या है, सामाजिक विज्ञान के अंदर उनको भूगोल की समझ हो रही है, भौगोलिक स्थिति की उनको सही समझ हो रही है, और इसलिए नक्शा पढ़ने का गुण भी जो है बच्चों में विकसित होता है। इससे क्या होता है, बच्चों को जब नक्शा पढ़ने की क्वालिटी आती है तो उसमें दिशाओं का भी ज्ञान होता है। बच्चे जानते हैं कि उत्तर किधर होता है, दक्षिण किधर होता है, पूर्व और पश्चिम किधर, अर्थात उनको दिशा का भी जो ज्ञान है होने लगता है नक्शा पढ़ने से। ठीक है, ऋतुओं का भी ज्ञान होता है क्योंकि हमारा देश अलग अलग ऋतुओं पर आधारित है। सभी राज्य में अलग अलग ऋतुएं चलती हैं। वर्षा ऋतु, हम भारत की बात करते हैं साथियों, हम विदेश की बात नहीं करते। यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत में वर्षा भी ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु भी आपका देखने को मिलती है, और गर्मी की ऋतु है, वर्षा की ऋतु है, ग्रीष्म की ऋतु है। कई सारे जो मौसम हैं हमारे भारत देश में घटित होती है। अर्थात हमारे देश के जो लोग हैं सभी प्रकार की जलवायु का अनुभव कर पाते हैं। ठीक है, हवाएं, हवाएं कितने प्रकार की हैं, उष्ण, देखो यहाँ पर गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं, बहुत सारी हवाएं हैं। हवाओं के बारे में भी बच्चों को जो है पता चलता है। इसके अलावा कीट और पशु के बारे में भी पर्यावरण से वो बच्चा सीख पाता है, जान पाता है। कितने प्रकार के कीड़े मकोड़े होते हैं, तितली होते हैं, और बहुत सारे, भले ही वो हिंदी में ना बता पाए, ठीक है, वो छत्तीसगढ़ी में बताए। जैसे भाई कानकट्टा होते, और कुछू कुछू कीड़ा होते, फुरफुंदी होते, इस तरह से वो बोल सकता है। अनेक पशुएं होती है क्योंकि उसने देखा है, उसने परिवेश में उस चीज को समझा है, जाना है, उसको प्रत्यक्ष अनुभव किया है। चट्टाने, मिट्टी और पानी के बारे में हम बता सकते हैं। ठीक है, चट्टान, कौन कौन सी चट्टान होते हैं तो उसके बारे में भी हम बता सकते हैं। मिट्टी, किसी किसी जगह काली मिट्टी होती है, जैसे हमारे यहाँ आपको काली मिट्टी भी, कन्हार जो मिट्टी होती है ना, तो काली मिट्टी भी मिलती है, लाल मिट्टी भी देखने को मिलती है। तो हम 2-3 प्रकार के मिट्टी को ला करके बच्चों को वहाँ पर अवगत करा सकते हैं, प्रत्यक्ष जानकारी दे सकते हैं। पानी के बारे में भी हम बता सकते हैं कि किसी जगह के पानी जो है नमकीन होता है, किसी जगह के पानी में स्वाद नहीं होता। मतलब ये अलग अलग पानी भी जो है, कुछ कुछ दूर आप चलते हो तो पानी की स्वाद भी बदलते जाता है। इस तरह से आप पर्यावरण से जुड़े हुए चीज़ों के बारे में बच्चों को बता सकते हैं। साथ ही साथ लोगों को भी समझने की क्वालिटी बच्चों में हो, क्योंकि समाज में लोग रहते हैं और व्यक्ति भी समाज का एक हिस्सा है। जब आप समाज की शिक्षा दोगे
तो प्रत्येक व्यक्ति को जानने और समझने का अवसर भी बच्चों को प्राप्त होता है। इस तरह से हम जो है लोगों को समझने के संबंध में भी हम पर्यावरण अध्ययन के अंदर जानकारी बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद में हमारा आता है कौशल, स्किल जिसको बोलते हैं। भाई स्किल देखो, किसी कार्य को कर सकने की योग्यता कौशल कहलाता है। देखो कौशल अर्थात किसी कार्य को कर सकने की योग्यता, भले ही वो कार्य अच्छा हो या बुरा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो कार्य सही तरीके से हो पाया या सही तरीके से हो नहीं पाया, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपने कोई भी कार्य किया, कर सके, भले अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, तो किसी कार्य को कर सकने की योग्यता ही कौशल कहलाता है। और ये जो कौशल है साथियों, दो प्रकार के होते हैं। एक तो है आपका जन्मजात कौशल और एक है सीखे जाने वाले कौशल। तो सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर जन्मजात कौशल क्या होता है, तो नाम से स्पष्ट है, जन्मजात अर्थात जन्म से जो कौशल हो, तो वह कौशल जिसे कोई बच्चा जन्म से ही सीख जाता है अर्थात जन्मजात होता है, जन्मजात कौशल कहलाता है। देखो ऐसे कौशल जो बच्चा जन्म लेने के बाद ही सीख जाता है उसको जन्मजात कौशल कहते हैं। जैसे उठना बैठना, तो बच्चा का जन्मजात कौशल है, बच्चे स्वतः जब बड़े होते जाते हैं तो इस कौशल को अर्जित कर लेते हैं। ठीक है, रोना हंसना ये सभी जन्मजात कौशल है। दूसरा इसमें आता है सीखे जाने वाले कौशल, तो वह कौशल जिसे बच्चा तब सीखता है जब उसको सीखने का अवसर मिलता है या वह किसी जगह प्रशिक्षण लेता है। जैसे साइकिल चलाना, अगर आपको साइकिल चलाने का अवसर ना मिले तो आप स्वतः इसको नहीं सीख सकते। जैसे तैरना, तैरने के लिए भी आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता है या किसी ऐसे साथी की जिससे कि आपको अवसर मिलता है सीखने का, तभी आप जो है इन कौशलों को सीख पाते हैं। तो इस तरह से साथियों आपका जो कौशल है वह दो प्रकार के कौशल होते हैं, जन्मजात कौशल और सीखे जाने वाले कौशल। ये दो तरह के कौशल होते हैं। देखिए 3 यूनिट बस इतना ही है, कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। और जैसे ही आपका ईवीएस कंप्लीट हो जाएगा साथियों, हम उसके तुरंत बाद में ईवीएस के लिए इसमें कुछ एमसीक्यूज़ भी ले लेंगे, क्योंकि आपके कंप्लीट यूनिट्स खत्म होने के बाद चीज़ें कैसे आती हैं, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, सॉल्व कैसे करने होंगे, आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं, ये आपका टॉपिक था जो आज हमने देखा। तो भाई पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के अनेक उद्देश्य होते हैं। बच्चे पर्यावरण के बारे में जानकारी ले पाए, उनके बारे में समझ पाए, अवधारणा विकसित कर पाए, ये सभी महत्वपूर्ण कारक हैं और जिसकी वजह से पर्यावरण जो है बेहद जरूरी होता है। ठीक है, इस कक्षा में इकाई 3 था, इसमें इतना ही है। और जो भी साथी हमारे पेड क्लास में ज्वाइन कर लिए हैं उन सभी का स्वागत है। हमारा पेड क्लास का जो फीस सिर्फ 150 रुपये है साथियों, और इस 150 रुपये में आपको कंप्लीट पर्यावरण अध्ययन की क्लासेस मिल रही है। साथ ही साथ आपको वीडियोस प्लस पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड होंगी, एमसीक्यू भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो बढ़िया है, जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे क्लास से जुड़े हैं, वो बिल्कुल क्लासेस लीजिए, क्योंकि बेहतर से बेहतर कम से कम शुल्क में सीजी जॉब एजुकेशन आप सभी साथियों तक कक्षा संचालित करवा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।